चलो भाई अगला सवाल देखते हैं भाई। चलो भाई लिखा है विच इज ट्रू फिश, इसमें बताना कौन सा सत्य फिश है, इसमें बताइए। देखते हैं इसका सवाल, इस सवाल का जवाब कौन देता है। इस सवाल का जवाब जो देगा वही हीरो कहलाएगा। बताओ भाई इस सवाल का जवाब कौन देगा। मैंने बिल्कुल अलग करके लिखवाया इसको, अलग अलग करके लिखवाया है इसको। चलो भाई कैट फिश, जेली फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश। फिर तो आगे भैया सिल्वर फिश को क्या बोलेंगे, लेपिज्मा। क्या बोलेंगे, लेपिज्मा। आर्थ्रोपोडा का। कटल फिश इसको क्या बोलेंगे भैया, सीपिया। भैया किसका, मोलस्का का। ऑरेलिया जेली फिश जो भैया किसका है, ऑरेलिया किसका भैया, सिलंट्रेटा नाडेरिया का। ये भैया सिलंट्रेटा का है। ये भैया किसका है, सीपिया मोलस्का का। ये किसका भैया, आर्थ्रोपोडा का। तो भैया ये तीनों के तीनों भैया कैसे हैं, असत्य फिश हैं। ये तीनों की तीनों असत्य मछली हैं। ये भी आप याद कर लो यहां से, असत्य मछली, असत्य मछली। कैट फिश भैया यही कैसी मछली है, सत्य मछली। तो आंसर आपका पहला हो गया कैट फिश। कैट फिश हो जाएगा, पहली वाली आंसर सही हो जाएगा, बाकी तीनों असत्य फिश हैं। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला देखा बच्चों, ट्रिपल टीका किस किस नाम से आता है, ट्रिपल वैक्सीन। बच्चों याद कर लें, डीपीटी डिप्थीरिया, इसको ऐसे लिखेंगे डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, पी से पार्ट्यूसिस, जिसको पार्ट्यूसिस को बोलते हैं बच्चों काली खांसी या कुकर खांसी। पार्ट्यूसिस को बोलते हैं, पी से पार्ट्यूसिस कुकुर खांसी, या ऐसे बोलते हैं गांव में अपने कुछ लोग जब खाते ढाई ढाई की आवाज आती है, भाव भाव की आवाज आती है, उसे बोलते हैं कुकुर खांसी। और टी का मतलब हो गया टिटनेस। तो भैया ट्रिपल वैक्सीन, डिप्थीरिया, पार्ट्यूसिस और टिटनेस। टी मतलब हो जाएगा टिटेनस, टिटेनस। डी मतलब हो जाएगा डिप्थीरिया, पी मतलब हो जाएगा पार्ट्यूसिस। तो डीपीटी, डीपीटी ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, याद करके जाइए। सेकंड आंसर सही हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखते जरा क्या भाई। यहां लिखा है पायरेनॉइड किसका बना होता है। सेकंड आंसर सही हो जाएगा, दूसरा वाला, दूसरा आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है नेक्स्ट। देखो बच्चों, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर क्या बोलते हैं, इथोलॉजी। तीसरा आंसर सही हो जाएगा बच्चों, तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, इथोलॉजी। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, साइलेंट वैली कहां प्रेजेंट है बच्चों, केरल में। कहां पे बच्चों, केरल में। साइलेंट वैली बच्चों कहां प्रेजेंट है, केरल में। बिल्कुल आसान आसान सवाल है। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है। देखिए बच्चों, हरित गृह प्रभाव से संबंधित कैसे हैं, हरित गृह। हरित गृह में याद करिए बच्चों, सबसे ज्यादा कौन होता है, CO2। उसके बाद बच्चों कौन होता है, मीथेन। उसके बाद बच्चों कौन होता है, CFC। उसके बाद बच्चों कौन होता है, N2O। N2O ये होता है बच्चों 60%, ये होता है बच्चों 20%, ये होता है बच्चों 14%, ये होता है बच्चों 6 से 7%। याद कर ले परसेंटेज, 20%, 60%, 20%, 14%, 6 7%। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखो भैया क्या हो जाएगा, पहला CO2, N2O और CFC। मैंने सारा बता दिया, सबसे ज्यादा CO2, उसके बाद मीथेन, उसके बाद CFC, उसके बाद N2O। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल। देखिए हिस्टामिन कौन रिलीज करता है, हिस्टामिन बच्चों बैसोफिल और मास्ट कोशिका। बैसोफिल और मास्ट कोशिका भैया क्या निकालते हैं, हिस्टामिन श्रावण करते थे। चलो भाई हो गया।
दूसरा आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या नेक्स्ट लिखा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कनेक्ट ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल। लिखा है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र को कौन जोड़ता है, कौन सा अणु जोड़ता था बच्चों, आपको याद है पहले होता था ग्लाइकोलिसिस, पहले होता ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलिसिस में लास्ट बनता था क्या बच्चों, पायरुविक अम्ल बनता था, पायरुविक एसिड बनता था, पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड बच्चों कितने कार्बन होते थे, 3 बच्चों। जब यहां से चलता था तो यहां से एक CO2 निकल जाता है, यहां बनता बच्चों एसिटिल को एंजाइम ए, एसिटिल को एंजाइम ए। और बच्चों यही एसिटिल को एंजाइम में किसके अंदर जाता है बच्चों, क्रेब्स चक्र के अंदर जाता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है। तो आप देखो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाला भैया कौन है, एसिटिल को एंजाइम ए। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा, पहला आंसर एसिटिल को एंजाइम ए हो जाता है। पहला आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल लिखा है मेंडल के द्वारा मटर के पौधों की कितनी 70% किस्मों का चयन किया गया बच्चों, तो कितना हो जाएगा भैया 14, कितना हो जाएगा 14। यहां लिखा भाई 7 लिखा, अगर जोड़े में लिखा होता तो सही था, बट यहाँ कुल पूछा गया, कुल कितने होते भैया, कुल 14 लिया था। यहाँ पेयर नहीं लिखा है, इस वजह से आंसर 14 माना जाएगा। 7 जोड़े लिए थे या टोटल 14, आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। चलो अगला सवाल लिखा चेकर बोर्ड विधान का प्रस्ताव किसने दिया था, तो बच्चों किसने दिया था, आरसी पुनेट ने। पहली बात चेकर बोर्ड को बताने के लिए, चेकर बोर्ड क्या होता है, ऐसे करके चेकर बोर्ड बनाया जाता है, ये चेकर बोर्ड। तो ऐसी पद्धति को सबसे पहली बार बताने वाले वैज्ञानिक पुनेट थे, उनका नाम था आरसी पुनेट, उनका नाम था आरसी पुनेट, आरसी पुनेट ये नाम है भैया उनका पूरा, आरसी पुनेट। पहली बार इसे चेकर बोर्ड बनाया गया था। चलो अगला सवाल लिखा है कि मानव रक्त वंशानुक्रम किस प्रकार की प्रभावती को शो करता है। बच्चों हमने बताया था जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता था बच्चों वो क्या शो करता था, कोडोमिनेंस। क्या शो करता था बच्चों, सह प्रभाविता शो किया करता था। और हमने ये भी बताया था कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता था ये मल्टीपल एलीलिज्म भी शो करता था, बहुगुण एलीलवाद, बहुगुण एलीलवाद भी शो करता था, कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता भी शो करता था। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप दो चीजें शो करता है, बहुगुण एलीलवाद या मल्टीपल एलीलिज्म, दूसरा सप्रभाविता। दो चीज याद करके जाइए, आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल लिखा बच्चों क्रॉसेस F1 हेट्रोजाइगस विद होमोजाइगस रिसेसिव। मैंने ऐसे बताया था जब कभी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराते थे ऐसे करके, ठीक है, उसे भी क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे, परीक्षण क्रॉस बोला जाता था, टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे, परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। मैंने बताया था जब विषम युग्मी F1 का अप्रभावी समयुग्मी जनक के साथ संकर कराया जाता था तो यही बनता था, याद है। चलो जिनको याद होगा उनका क्वेश्चन सही होगा, जिनको याद नहीं होगा उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीज याद करके जाइए। ऐसे लिखते भी टेस्ट क्रॉस को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। चलो अगला सवाल लिखा है वाटर संवहन तंत्र किसमें पाया था भैया, इकाइनोडर्मेटा में। जल संवहन तंत्र किसमें होता है, किस संघ का लक्षण बच्चों, इकाइनोडर्मेटा का। याद करके जाएं, जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेटा के लक्षण होते हैं। चलो अगला सवाल लिखा है ऑर्गन ऑफ बोजाइनस। ऑर्गन ऑफ बोजाइनस कहां पाए थे बच्चों, ये मोलस्का में उत्सर्जी अंग की तरह काम करते हैं, मोलस्का में पाए जाते हैं। मोलस्का में उत्सर्जी अंग की तरह यह काम करता है भाई। ऑर्गन ऑफ बोजाइनस, ऑर्गन ऑफ बोजाइनस मोलस्का में उत्सर्जी अंग, स्क्रेटरी इन मोलस्का में पाया जाता है, बी आंसर। चलो अगला सवाल लिखा है एक्सक्रीशन ऑर्गन ऑफ प्राण। प्राण का उत्सर्जी अंग भैया क्या होता है, हरित ग्रंथि। इसे बोलते हैं भैया हरित ग्रंथि बोलते हैं या ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं।
हरित ग्रंथि बोला जाता है। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। झींगा मछली के उत्सर्जी अंग होते हैं ग्रीन ग्रंथि। चलो अगला सवाल लिखा है, तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ भाग। तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ भाग क्या होता है बच्चों? अधिक फूला हुआ भाग भैया क्या होता है? कॉक्सा। क्या होता है बच्चों? कॉक्सा होता है। तिलचट्टे के पैरों में 5 सेगमेंट होते हैं, वो पांचों के जो लक्षण होते हैं उसको आप रट डालो, बिल्कुल याद कर डालो कि कौन से पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, याद कर डाले भैया, कॉक्सा। चलो अगला सवाल लिखा है, अग्रवक्षीय ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? प्रोथोरैसिक ग्लैंड। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो किसमें होगा बच्चों? पेरिप्लेटा अमेरिकाना में, काकरोच में पाया जाता है, तिलचट्टे में। यह ग्रंथियां केवल तिलचट्टे पाई जाती है, पेरिप्लेटा अमेरिकाना में ही पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती। तो आंसर आप यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल लिखा है, नील। नील पाया जाता है किसमें? इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया इसका नाम होता है नील का, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनसीईआरटी का सवाल हमने लिया है, जबरदस्त सवाल है। नील जो होता किस कुल में पाया जाता? मैंने बोला था कि आप कुल याद करो। कल आप भैया, कल आप जो पढ़ के आएंगे कुल, पहला कुल आप पढ़ेंगे, पहला क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी के बाद मालवेसी, मालवेसी के बाद आप पैपिलोनेसी पढ़ेंगे। ये 3 कुल आप कल तैयार करके आएंगे पूरा का पूरा। तो कल हम जो कराएंगे वो कुल कराएंगे, फैमिली कराएंगे, ठीक है। यहां बच्चों क्या हो जाएगा? फैबेसी हो जाएगा। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, फैबेसी। फैबेसी नील भैया जो होता है फैबेसी कुल में पाया जाता है। नील जो होता है फैबेसी कुल में पाया जाता है। चलो भाई, अब आप हमें ये बताइए किन बच्चों के कितने सवाल सही हैं? 50 में आउट ऑफ 50 में कितने सवाल किन बच्चों के सही हैं? 50 में कितने? 48, 46, 47 सही हैं। जरा बताएं जरा सही बच्चे, या कोई ऐसा बच्चा जिसके 50 में 50 सही हो? कोई ऐसा बच्चा जिसके 50 सही हो, या कोई ऐसा बच्चा जिसके 50 में 46, 47, 48 सही हो? तो हमें जरूर बताएं भाई, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों ने, अगर जिनके 45 प्लस सही है वो बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि पेपर बिल्कुल बहुत बढ़िया था, लेवल का था। अगली बार जो पेपर होगा और भी बढ़िया बनेगा, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। बच्चों आज क्लास अब यहीं पर अंत हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्लास अब कल से स्टार्ट होगी 2 बजे, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त।
गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। सारे बच्चे लाइव जुड़े हैं फटाफट। ठीक है, आज हम लोग टेस्ट पेपर नंबर 17 का जो है डिस्कशन देखने वाले हैं। आज सबसे पहले हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिस्कशन देखेंगे और इसके बाद जो है मैथमेटिक्स का डिस्कशन होगा, इसके बाद बायोलॉजी का होगा। ठीक है, आज एग्रीकल्चर का डिस्कशन नहीं होगा, एग्रीकल्चर का डिस्कशन कल होगा। ठीक है, तो सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाएं फटाफट जल्दी से। आज के पेपर का डिस्कशन 2 भागों में होगा। ठीक है, कल जो है आप लोगों की क्लास नहीं चल पाई थी क्योंकि परसों आप लोगों को पता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, है ना। तो जहां से इंटरनेट कनेक्शन था उस खंभे से प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो है क्लास कल नहीं चल पाई थी। ठीक है, तो 6:30 बजे के आसपास सही हुआ था, फिर हमने कहा कि जो है अगली क्लास ही देखा जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से सारे लोग आए फटाफट। प्री यूपी कैडेट टेस्ट नंबर 17, ठीक है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को जो है आज मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, अभी इस टेस्ट के बाद हम आप लोगों को ये टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, पर्सनल व्हाट्सएप में आपको भेज देंगे। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे, स्वागत है सभी का। आज का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन था काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने देखा होगा, अगर ईमानदारी से किया होगा तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, सभी का स्वागत है। अर्पित यादव, अरविंद कुमार सिंह, मोन्टू गौतम, खुश रहो बेटा, आशीर्वाद। अंकित कुमार नमस्ते, विशाल वर्मा गुड आफ्टरनून, शिवम कुमार, सुनील गंगवार राधे राधे, सभी का स्वागत है। विपिन कुमार नमस्ते, चंदन तिवारी नमस्ते, अभय पटेल गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से लाइव आए फटाफट, सब लोग आ जाएं जल्दी से, सभी लोग लाइव आए। फटाफट सब लोग जुड़ते जाएं। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में, सभी का स्वागत है। रोहित कुमार गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, जुड़ते जाएं सभी लोग। नवनीत शुक्ला खुश रहो बेटा, हर्ष शर्मा खुश रहो, मोनू कुमार गुड आफ्टरनून, संदीप चक्रवर्ती। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार सेशन को। ठीक है, चलिए सबसे पहले फिजिक्स का डिस्कशन देख लेते हैं। फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन था, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स का, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखिएगा सभी लोग। यहां पर लिखा है एक पिंड विरामावस्था से, विरामावस्था का मतलब होता प्रारंभिक वेग शून्य, विरामावस्था का मतलब है प्रारंभिक वेग शून्य, विरामावस्था से चलना आरंभ करता है यदि त्वरण ए बराबर कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी बताइए। तो बच्चों टीवें सेकंड में चली गई दूरी का जो सूत्र होता है एस टी बराबर होता है u प्लस a/2 2t माइनस 1। ये टीवें सेकंड में चली गई दूरी है, टीवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र होता है एस टी बराबर u प्लस a/2 2t माइनस 1। जब 10वां सेकंड, 5वां सेकंड, 8वां सेकंड, 7वां सेकंड, 6वां सेकंड इस प्रकार का कोई सवाल पूछा जाए तो आप लोगों को जो है ये फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, 10वें सेकंड में, इसका मतलब t बराबर 10, यहाँ पर टाइम t बराबर कितना दिया गया, t बराबर 10 सेकंड दिया गया। 10वें सेकंड में चली गई दूरी बताइए, u का मान 0 है, प्रारंभिक वेग 0। जल्दी से सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करें जल्दी से। 10वें सेकंड, 5वें सेकंड, 8वें सेकंड, इसका मतलब विशेष सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र लगाना है एस टी बराबर u प्लस a/2 2t माइनस 1। a/2, a का मतलब कितना, a का मतलब 10, 10/2 कितना आएगा 5, 2t 2 गुणे 10, t का मान 10 माइनस 1, 2 दाम 20, 20 में से घटा तो 19, 5 गुणे 19, 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा 95 मीटर। कितना आएगा आंसर 95 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व जरूर करना। टीवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र ये होता है एस टी बराबर u प्लस a/2 2t माइनस 1। इसी सूत्र में रखिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं।
अगला सवाल है, यहाँ पर 1 सेकंड लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है, वहां दोलन का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? दोलन का आवर्तकाल, तो सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई √L/g, T बराबर 2 पाई √L/g होता है। सेकंड लोलक का पृथ्वी के सतह पर आवर्तकाल जानते हो कितना सेकंड होता है? 2 सेकंड होता है। पृथ्वी के सतह पर सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। अब देखो यहाँ पर आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी का मान 1/9 है। देखो कह रहा ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहां पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के सापेक्ष 1/9 है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर 1/√1/9, तो कितना हो जाएगा? 1/1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 3 गुना। अगर जी का मान 1/9 करोगे तो 1/3 और 3 ऊपर जाएगा तो आवर्तकाल तिगुना हो जाएगा। वहां पृथ्वी के सतह पर आवर्तकाल कितना था? 2 सेकंड। तो उस जगह पर जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/9 है, यानी G/9 है, वहां पर आवर्तकाल तिगुना, मतलब 2 का 3 गुना कितना होगा? 6। 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर डी, यहां पर विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। यहां तक सभी को क्लियर है? 6 सेकंड होगा, 6 सेकंड। फिर से एक बार समझ लो, सेकंड लोलक लिखा है, इसका मतलब आवर्तकाल 2 सेकंड दिया गया है। ऐसे ग्रह पर ले जाया जाता है जहां पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है, मतलब जी का मान 1/9 हो गया। 1 का वर्गमूल 1 होता, 9 का वर्गमूल 3, 3 ऊपर चला गया, आवर्तकाल 3 गुना हो गया। ठीक है, पृथ्वी के सतह पर था कितना? 2 सेकंड। कैसे पता चला? सेकंड लोलक से। अब वहां पर उस ग्रह पर कितना हो जाएगा? 3 गुना आवर्तकाल हो जाएगा, तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 सेकंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये इस बार आपकी एग्जाम में आ सकता है, यूपी कैडेट में क्वेश्चन आ सकता है ना। जैसे आपको पता है सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। अब जी का मान G/9 हो गया, तो G/9 हो गया, 1/9 का वर्गमूल 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तिगुना आवर्तकाल हो जाएगा, तो 2 का 3 गुना कितना होगा? 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड होगा। ठीक है, यूपी कैडेट का पेपर कुछ ऐसे ही बनने वाला है इस बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 3, 2 वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है। 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है। सेल्सियस पैमाने में यह अंतर कितना होगा? अब ये सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि डिग्री सेंटीग्रेड का मान दिया गया है, डिग्री सेंटीग्रेड का मान 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान बताएं, है ना। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे। ऐसा सोचने का मतलब उनके पास ये फार्मूला दिमाग में आएगा, C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये तुरंत दिमाग में हिट करेगा। C का मान तुरंत रखेंगे 45 रखेंगे, 45/5 बराबर F माइनस 32/9, है ना। 5 × 5 5 9 45, यहाँ 9 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9 बराबर F माइनस 32/9। 9 × 9 81, 81 बराबर F माइनस 32। आगे 32 इधर हो जाएगा, 81 + 32, 81 + 32 बराबर F। 2 1 3 और 8 3 11, 113 आ गया। 2 1 3 8 3 11, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन 113 कहीं लिखा ही नहीं। प्रोसेस तो यही है कि भाई डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री, हाँ 1 मिनट, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया, इसका मतलब यहां रखना है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया। ये आप लोग देखिएगा, यहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई। अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में होता और डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना होता तो ऐसा कर देते, है ना। तो ये सोल्यूशन है नहीं इसका, ये सोल्यूशन नहीं है इसका। यहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया, तो क्या करोगे? वही फार्मूला लगाओ, C/5 बराबर क्या हो जाएगा?
एफ माइनस 32, एफ माइनस 32 बटे 9, एफ माइनस 32 बटे 9 हो जाएगा। यहाँ पर एफ का मान दिया गया, एफ का मान 45, ये हो जाएगा 45 माइनस 32 बटे 9, 45 माइनस 32 बटे 9, 45 यहाँ रखो माइनस 32 बटे 9 हो जाएगा। और ये सी बटे 5 हो जाएगा, सी बटे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, सी बटे 5 बराबर हो जाएगा, यहाँ से 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 2 घटाओगे 3, ठीक है, और 4 में से 3 घटाओगे कितना होगा, 1 होगा, बटे 19 हो जाएगा, तो सॉरी 9 हो जाएगा। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा 13 इंटू 5, 65 बटे कितना होगा 9, ठीक है, 65 बटे 9, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा, 65 बटे 9, ठीक है। जब डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया हो, डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना हो, यही सूत्र लगाएंगे। डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना, यही सूत्र लगाएंगे। लेकिन ऐसे कोई काम नहीं चलेगा, ऐसे कहीं से कोई भी आंसर नहीं आ रहा, आंसर आ रहा नहीं आ रहा, एक भी उत्तर नहीं दिख रहा, तब आप क्या करोगे, जब उत्तर नहीं दिखेगा, यहाँ पर दिमाग लगाना है, जब यहाँ पर परिवर्तन दिया गया हो, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, और कह रहा सेल्सियस पैमाने में यह अंतर कितना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको परिभाषा लगानी पड़ेगी। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड का जो पैमाना होता है, ये डिग्री सेंटीग्रेड का पैमाना है, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट का पैमाना है। देखो इसका डिग्री सेंटीग्रेड का लोअर बिंदु 0 पर होता है, अपर बिंदु 100 पर होता है, और इनके बीच 100 निशान होते हैं। कितने निशान होते हैं, ये 100 निशान होते हैं। यहाँ पर ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। इनके बीच निशान कितने होते हैं, 180। यहाँ पर कितने निशान होंगे, यहाँ पर 180 खाने होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड के 100 भाग डिग्री फ़ारेनहाइट के 180 के बराबर, तो डिग्री सेंटीग्रेड के 100 भाग डिग्री सेंटीग्रेड के 100 भाग डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर 180 भाग इसके डिग्री फ़ारेनहाइट के, 180 भाग डिग्री फ़ारेनहाइट के, मतलब 100 निशान, उतनी ही दूरी में इसके 100 निशान है, और उतनी ही दूरी में इसके 180 निशान है। उतनी ही दूरी में, ध्यान दो, 100 निशान है और उतने ही दूरी में इसके 180 निशान है। तो डिग्री सेंटीग्रेड के 100 भागों का मान डिग्री फ़ारेनहाइट के 180 भाग के मान के बराबर होगा। तो यहां से ध्यान देना, जब 180 डिग्री फ़ारेनहाइट इतने के बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट का एक भाग, जब एक भाग डिग्री फ़ारेनहाइट का बराबर हो जाएगा 100 बटे 180, इतना डिग्री सेंटीग्रेड है ना। जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट निकालोगे, इसके नीचे आ जाएगा। अगर एक भाग में परिवर्तन होगा, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट के एक भाग में परिवर्तन होगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड के 100 बटे 180 भाग में परिवर्तन होगा। 100 भाग 180 के बराबर, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर, 100 बटे 180 के बराबर। और कितने का बताना है, 45 का, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का बताना है। तो क्या हो जाएगा, यहां से 0 से 0 कट गया, 45 गुणे 10 बटे 18, 10 बटे 18, तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 बचे 45, 9 दूना 18, 9 बचे 45, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 5 इंटू 5, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन आएगा इसका डी। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी हम बता दें, अगर किसी वस्तु के ताप में वृद्धि, कमी, परिवर्तन, ध्यान दो, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि, कमी, परिवर्तन किसी एक पैमाने में दिया हो और दूसरे पैमाने में वही परिवर्तन, वही वृद्धि, वही कमी बताना हो, तो आप संबंध न लगाना, c बटे 5 बराबर f माइनस 32 बटे 9 न लगाना, c बटे 5 बराबर f माइनस 32 बटे 9 नहीं लगाना है। ठीक है, अगर ऐसा कहता किसी वस्तु का ताप इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसका मान डिग्री सेंटीग्रेड में बताइए, तब तो आप बता लेते c बटे 5 बराबर f माइनस 32 बटे 9 से। लेकिन परिवर्तन, कान खोल के सुन लो,
अगर ताप में परिवर्तन, ताप में वृद्धि, ताप में कमी दिया है एक पैमाने में और दूसरे पैमाने में बताना है, तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट लगाना होगा कि लोअर और अपर बिंदु पता होना चाहिए। इसके 100 भाग इसके 180 भाग के बराबर होना चाहिए। इसका एक भाग 100/180 के भाग के बराबर होगा। 45 का अंतर जब होगा तो 45 × 10/18 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। इसका आंसर होगा डी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत बढ़िया सवाल था, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट ये भी है। आप सभी समझते हैं कि बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। आजकल का ट्रेंड बदल चुका है कि क्वेश्चन इसी तरीके से कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो इसी प्रकार का। अब वो ये नहीं जानना चाहता है कि c/5 बराबर f-32/9 आता है। वो ये जानना चाहता है कि आप बेसिक पता है कि नहीं कि लोअर बिंदु और अपर बिंदु कितना होता है। 100 भाग डिग्री सेंटीग्रेड का 180 भाग डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, तो 1 भाग डिग्री फ़ारेनहाइट का 100/180 भाग डिग्री सेंटीग्रेड का, तो 45 अगर वहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 45 से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सब एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना, इनको अच्छे से कर लेना सारे क्वेश्चंस, फिर बाद में ना हो कि वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। ये क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। पहली बात, वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। इसे बिजली की यूनिट भी कहते हैं, इसे यूनिट भी कहते हैं। यूनिट, जो बिजली की यूनिट आप कहते हो, इतनी यूनिट बिजली आ गई, ठीक है। और इसमें 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो 1 किलोवाट घंटा का मान है ऑप्शन नंबर बी। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, बी ऑप्शन इंपॉर्टेंट पेपर था। अब की बार फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब बढ़िया क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि बल को 4 गुना है ना, तथा तल के क्षेत्रफल को आधा, क्षेत्रफल ए को आधा, तो परिणामी दाब मतलब अंतिम दाब और प्रारंभिक दाब का अनुपात, ठीक है। पहले दाब मान लो P1, बाद का दाब मान लो P2। पहले दाब P1 बराबर हो जाएगा F/A, बाद का दाब P2 बराबर F की जगह 4F, बल को 4 गुना 4F, बल की जगह 4F। दाब बराबर होता बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर होता बल बटे क्षेत्रफल। P बराबर F/A, P1 हो गया। बाद का दाब होगा 4 गुना बल कर दिया गया 4F, क्षेत्रफल को आधा A/2, 2 ऊपर चला जाएगा। तो बाद का दाब P2 बराबर 2 चौके 8 F/A, और F/A क्या होता है? F/A P1 होता है। F/A P1 ये कितना हो जाएगा? 8 P1 हो जाएगा। और बाद का दाब बटे पहले का दाब मतलब P2/P1 बताना है। P2/P1 बताना है, कितना आएगा? 8। P2/P1 बताना है, कितना हो जाएगा? 8:1। विकल्प नंबर डी। अब ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। ये नहीं कि दाब का सूत्र अब की बार पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेता, लेकिन ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में कि पहले दाब P1 मान लो, बाद का दाब P2 मान लो। P1 बराबर F/A, P2 बराबर F की जगह 4F, क्योंकि 4 गुना क्षेत्रफल को आधा A/2, 2 ऊपर जाएगा 8 F/A को P1, बाद का मतलब परिणामी दाब है ना, परिणामी दाब मतलब अंतिम दाब। यहाँ पर अंतिम दाब और प्रारंभिक दाब का अनुपात, अंतिम दाब P2 और प्रारंभिक दाब का अनुपात P2/P1, यहाँ पर 8:1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, छठवां सवाल देखते हैं हम लोग। SI पद्धति में न्यूटन सेकेंड इकाई है। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? हमने बताया था संवेग का भी होता है और बल का आवेग। बल का आवेग इसको अंग्रेजी में जब आप पेपर में देखोगे तो इंग्लिश मीडियम भी पेपर आता है, इम्पल्स लिखा रहता है, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स लिखा रहता है। एग्जाम में मिलेगा लिखा, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, घबराने की जरूरत नहीं है। बल का आवेग और संवेग दोनों का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। सी विकल्प सही होगा। बल का आवेग या आवेग दोनों का एक ही मतलब होता है, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, ये हम आप लोगों को कल थ्योरी पढ़ाएंगे इसका, वैसे है ना, कल यही टॉपिक चल रहा है, वर्क पावर एंड एनर्जी, वहां पर बताएंगे। दो वस्तुओं के संवेग समान है, संवेग T होता है, T लिखा है सेम, इनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, इनकी गतिज ऊर्जाएं k1 k2 हैं। तो गतिज ऊर्जा k2 बटे k1 का मान बताइए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र रेखीय संवेग के पदों में k बराबर होता है p² बटे 2m, p² बटे 2m। गतिज ऊर्जा k द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि रेखीय संवेग समान है। यहाँ पर k2 बटे k1, k2 बटे k1 क्या हो जाएगा? यहाँ k2 तो नीचे m2, यहाँ k2 तो नीचे m2, यहाँ k1 ऊपर m1, m1 अपान m2, k2 अपान k1। देखो उल्टा है, यहाँ 2 तो यहाँ 2, देखो यहाँ 1 तो ऊपर 1, m1 अपान m2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, m1 अपान m2 हो जाएगा, m1 अपान m2। k2 अपान k1 पूछा गया है, दूसरे वस्तु की गतिज ऊर्जा बटे पहले वस्तु की गतिज ऊर्जा, m1 बटे m2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, शिवम कुमार, कोई बात नहीं बेटा, सही कर लेना, है में हो सकता है बाई डिफॉल्ट जो है गलत टिक हो गया हो, है ना, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से आप लोग, इसीलिए हमने कहा है कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन में देख लेंगे, वैसे उसमें करेक्शन करा देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको अपडेट करा देंगे, आपका रिजल्ट उसी हिसाब से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम है, द्रव्यमान दिया गया 100 ग्राम, 100 ग्राम द्रव्यमान दिया गया है, 100 ग्राम द्रव्यमान दिया गया है, विशिष्ट उष्मा S 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम, ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। तो उसकी उष्माधारिता बताइए। उष्माधारिता क्या है? किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं? उष्माधारिता कहते हैं। उष्माधारिता क्या है? किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उष्माधारिता कहलाती है। उष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट उष्मा, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट उष्मा। द्रव्यमान को विशिष्ट उष्मा से गुणा कर दो तो 100 गुणे 0.11 कर दो, तो 100 को 0.11 से गुणा करो, ये नीचे आएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पर 11 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, 11 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। 11 तो लिखा है यहाँ कैलोरी, लेकिन पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखा है। 11 कैलोरी तो है लेकिन पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, इसलिए उत्तर ये ना होकर के डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 11 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, इसका उत्तर नोट कर लेना, 11 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता तो सी आता, नहीं तो इसका उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। प्रॉपर डिस्कशन देख लेना टेस्ट का, है ना, टेस्ट से बहुत लाभ होने वाला है। बहुत सारे लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं, सी बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सी ना बताइए भाई। यहां पर देखो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, यहाँ कैलोरी लिखा है, बहुत लोगों का गलत हो गया होगा, ये सी नहीं होगा, डी होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है,
यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण थीटा बराबर 60 अंश दिया गया है, उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, तो ये शुरुआत में ही हमने पढ़ाया था, जो शुरुआत से जुड़े हैं उनको पता होगा, और जो अभी जुड़े हैं उनको 30 लेक्चर दे दिए गए हैं, वो 30 लेक्चर क्लियर कर ले सभी लोग। ये दो समतल दर्पण है, एक दूसरे पर थीटा कोण पर झुके हैं, इनके बीच कोई वस्तु रखी गई है, इनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 को थीटा से भाग देते हैं। भाग देने पर अगर सम संख्या आती है तो प्रतिबिंबों की संख्या एक कम कर देंगे, जितना भाग देने पर आएगा उससे एक माइनस कर देंगे। 360 को 60 से भाग दे दो, 360 को 60 से भाग दे दो, ये कट जाएगा, 6 के 6 36, 6 आएगा, 6 एक सम संख्या है, तो प्रतिबिंबों की संख्या एक घटा देना, 6 में से घटा दो, कितना आएगा 5, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। जब 360 अंश को थीटा से भाग देने के बाद सम संख्या आती है तो प्रतिबिंबों की संख्या एक घटा के उत्तर देना है ना। और जब ध्यान दें आप सभी लोग, 360 अंश बटे थीटा अगर विषम संख्या आए, ये n होता है, अगर ये विषम आए तो ध्यान रखना, अगर सवाल में लिखा होगा सममित स्थिति, क्या लिखा होगा सममित स्थिति, सममित स्थिति अगर लिखा है सममित स्थिति, तो प्रतिबिंबों की संख्या एक घटा देना n-1, और अगर कुछ नहीं लिखा है या असममित लिखा है, असममित लिखा है, असममित, तो प्रतिबिंबों की संख्या वही आंसर आएगा। जब असममित होगा या कुछ नहीं लिखा होगा तो प्रतिबिंबों की संख्या